इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच गैबा के अंदर डे 3 और ऑस्ट्रेलिया ने गर्दन पे पांव रखा हुआ है इंग्लैंड की। और ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स को ये समझ नहीं आ रही कि अपनी गर्दन को कैसे आज़ाद करवाएं। बोथ विद द बैट विद द बॉल ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। और वो जो एशेज की थोड़ी बहुत रही सही उम्मीद थी वो भी डे 3 के आखिर तक ख़त्म हुई है, क्योंकि 134 के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हैं इंग्लैंड के इस वक्त। बेन स्टोक्स और विल जैक बैटिंग का आगाज़ करेंगे डे 4 के ऊपर। डे 3 की अगर बात करें, मुकम्मल आउट क्लास किया। आप देखें कि मिचेल स्टार्क ने पहले बॉलिंग से तबाही फेरी इंग्लैंड की और उसके बाद बैटिंग में हाईएस्ट रन स्कोर कर गया। और मेरे ख्याल से उसका ये कोई रिकॉर्ड भी है कि 9वें नंबर पे आके बैटिंग की है। एक ही मैच के अंदर आप 50 भी कर रहे हो, एक ही मैच में आप 5 विकेट भी ले रहे हो। कल केमार रोच ने भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा वो बना है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ है। लेकिन बैक टू एशेज अगर आए तो तकरीबन 75 रन की पार्टनरशिप लगी बिटवीन मिचेल स्टार्क एंड स्कॉट बॉलैंड। 72 बॉल्स खेली स्कॉट बॉलैंड ने, आप अंदाज़ा करें। मतलब आपके सामने जोफ्रा आर्चर है, चले मार्क वुड इस मैच में इंजर्ड है। मुझे समझ नहीं आती कि जो ब्रेंडन कार्स है उसको किस चक्कर में लेके आए। टोटल उसकी जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वो 34-35 हैं। आप उसको एशेस खिला रहे हो, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है कि भाई शॉर्ट बॉलें ऑफ स्टंप के आगे मिचेल स्टार्क उसको आराम से शॉटें मार रहा है, कोई उसकी लाइन और लेंथ नहीं है। मैं बल्कि माकवा को सुन रहा था, वो कहता है कि ये बंदा जो है, ये प्लेयर जो है, ये 6 बॉलें एक स्पॉट पे नहीं फेंक सकता, ठीक है। और एक बॉल इधर फेंकेगा, एक उधर फेंकेगा, और जाहिर सी बात है बैटिंग साइड को फिर ये बड़ा एडवांटेज है। और 1954 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड के किसी बॉलर को 150 प्लस रन लगा हो एशेज के अंदर। जिगर ने कोई 153 रन दिए मेरे ख्याल से थ्रू आउट द इनिंग। 113 रन उस दूसरे ने एटकिंसन ने, और 14 जो है वो कैप्टन बेन स्टोक्स ने दिए। आर्चर इकोनॉमी के हिसाब से तो ठीक रहा, लेकिन आप अगर पार्टनरशिप ब्रेक नहीं कर सकते, आपके पास एक इतना बड़ा नेचुरल टैलेंट है, 6-7 किलो की आपने वो चैन पहनी हुई है, और आपके बारे में कहा जाता है कि भाई आप बड़े जनरेशनल टैलेंट हो, तो ये जनरेशनल टैलेंट जो है वो शो करने का, एक्सपोज करने का, दुनिया को दिखाने का ये बेहतरीन मौका होता है। और यहाँ पे आप अगर विकेट्स नहीं ले पा रहे, आई थिंक एक विकेट लिया आपने पहले इनिंग में, तो व्हाट्स द पॉइंट। और थके थके लग रहे थे इंग्लिश प्लेयर, जाहिर सी बात है। बेन स्टोक्स को भी आपने देखा कि उसको भी क्रैम्प आए हुए थे एक ओवर के अंदर, जहाँ जो रूट ने भी उसको कुछ बोला कि उस्ताद जी क्या कर रहे हो तुम, निकलो। वहीं पे देखें ब्रेंडन कार्स ने गो के 4 विकेटें ली, आखिर में मिचेल स्टार्क को उसने आउट भी किया, बेन स्टोक्स ने उसका कैच पकड़ा, बट डैमेज डन हो चुका था। एलेक्स कैरी 63 के ऊपर आपका मतलब यही लग रहा था कि जो डे 3 के आगाज़ में तकरीबन आधा एक घंटा अगर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेती है इंग्लिश टीम, तो उसके बाद फिर यह है कि आप धूप में बैटिंग करोगे और वहाँ पे चांसेस जाहिर सी बात है आपके बेहतर परफॉर्म करने की ज़्यादा हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को पता था कि 6-6:30 बजे तक, शाम तक हम अगर खुद बैटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद नाइट में पिंक बॉल जो मैजिक करेगी वो हमें पता ही है। शुरू में जाहिर सी बात है 511 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, 177 रन की लीड है। और मतलब आप खुद देखें कि स्कॉट बॉलैंड और मिचेल स्टार्क की जो है वो 85 रन कर गए। इनफैक्ट आखिरी 2 विकेटों पे मेरे ख्याल से कुछ 95 रन बने। और उसके बाद जब इंग्लिश टीम आई तो प्रिटी गुड। ओली पॉप और बेन डकेट और जैक क्रॉली बड़े ठीक नज़र आ रहे थे। इंग्लिश टीम के लोग तो इस बात पे खुश थे कि भाई मिचेल स्टार्क का पहला ओवर बच गया, ठीक है। वो कमेंटेटर उनका, उसका मुझे नाम तो नहीं आता, बट ही वाज वेरी हैप्पी कि पहला जो ओवर है उसमें हमारी विकेट नहीं गई। बट क्रॉली वाज लुकिंग गुड, जिसको बड़ा ट्रोल भी किया गया पहले मैच के बाद और उससे पहले भी। उसने आके रन्स किए, 44 रन्स की इनिंग खेली। और बेन डकेट को बॉल पड़ गया स्कॉट बॉलैंड का, और नीचे बैठ गया बॉल और वो क्लीन बोल्ड हो गया। और उस वक्त 46 गालिबन स्कोर था इंग्लैंड का। और बैस बॉल आपको पता है कि वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड डाइड इन ऑस्ट्रेलिया वाला गेम हो गया। और 90 के ऊपर जब रन्स पहुंचे, ओली पोप साहब ने माइकल नेसर को हाथ में कैच पकड़ा दिया। यार मतलब टेस्ट क्रिकेट है ना, टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस तरह के जो शॉट्स हैं। और इंटरेस्टिंगली उससे अगले ही ओवर में नेसर ने उसको भी आउट कर दिया, क्रॉली को, सेम कॉटन बॉल। और इंग्लिश टीम के जो कमेंटेटर्स थे, मतलब जो ब्रिटिश कमेंटेटर्स हैं, माइकल वॉन, तो कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने सिखाया है पिछले 2 दिन में इंग्लैंड को कि आपने ये टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है। बेसबॉल के नाम पे आप आगे एंटरटेनमेंट तो कर रहे हो, लोगों का तो ये एतराज़ है कि भाई हमने टिकट्स की पैसे पूरे पूरे मैच दिन की दी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि हर टीम जो है वो 70-75 ओवर कर रही है एक दिन के अंदर, जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल कर करके, तो हमें टिकट के पैसे वापस दो, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। और जाहिर सी बात है डे 5 हो गई नहीं गैबा के अंदर, मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि 43 रन स्टिल इंग्लैंड को बनाने हैं। और उसके बाद कितनी कोई लीड दे देंगे। एक ही विकेट है मेन बेन स्टोक्स की, और उसके आगे नीचे एटकिंसन है, ब्रेंडन कार्स और जोफ्रा आर्चर है। दैट्स इट। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनका क्या बनेगा। उसके बाद स्कॉट बॉलैंड ने 2 विकेटें मार ली,
2 विकेटें माइकल नेसर ने पकड़ ली, 2 स्कॉट बोलैंड ने, आखिर में जेमी स्मिथ को लेके पूरा इंग्लिश मीडिया इस वक्त तपा हुआ है। उसने कहा यार ना ये कैच करता है ना इससे बैटिंग होती है टेस्ट क्रिकेट में, इसको आप क्यों लेके गए हुए हो। वहाँ ठीक है, और वो लोग तो ये भी परेशान थे कि भाई हमारे पास पीछे बैकअप में भी कोई प्लेयर्स नहीं है। जब से ये बेसबॉल मेंटालिटी आई है, जैकब बैथल को अगर हम लेके आते हैं तो उसने भी कोई रन्स नहीं किए हुए। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इंग्लैंड के लिए। और डे 4 का आगाज़ होगा तो पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन डे 3 तक एशेज़ की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं मेरी नज़र में। अब पता नहीं कोई हीरोइक मोमेंट ही हो कि बेन स्टोक्स कोई डबल सेंचुरी करे, जिस तरह कल केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स की पार्टनरशिप थी, उस तरह की कोई पार्टनरशिप लगे तो आई डोंट नो। बट मिचेल स्टार्क के होते हुए, स्कॉट बोलैंड के होते हुए ये चीज़ मुश्किल नज़र आ रही है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर इंटरेस्टिंगली पहली बार किसी स्पिनर को विकेट मिला है, विल जैक को, और वो बल्कि इस टेस्ट मैच के अंदर विल जैक ने जो आउट किया था ब्रेंडन डगेट को, आखिरी जो विकेट आई थी ऑस्ट्रेलिया की। और इसके अलावा स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं रखा, तो लाइन बाई जो परेशान थे, दुख में थे, उनके लिए जस्टिफिकेशन आ चुकी है कि भाई यहाँ पे सिर्फ पेस बॉलर्स का ही गेम था इसलिए आपको बिठाया, बट आप एडलेड में वापस आ रहे हो, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। और वही है, स्टुअर्ट ब्रॉड बेचारा परेशान है, माइकल वॉन परेशान है, नसर हुसैन परेशान है। वो कह रहे हैं कि भाई ये हम क्या देखने के लिए आए हैं, बड़ा दुख होता है इंग्लिश टीम को यूँ देखते हुए। खैर उन्होंने अपने ज़माने में कौन सा कोई एशेज़ के वो चैम्पियंस थे, कुछ फतवात उनके नाम लाजमी थी, पर गैबा के अंदर तो बड़ा गंदा रिकॉर्ड है इंग्लैंड का। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से वो 1986 के बाद कभी नहीं जीते गैबा के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया ख़ासतौर पे पिंक बॉल में वो सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट इंडीज़ से मैच आ रहे थे, जब वो जो यंग बॉय था उनका, उसने आके 5-6 आउट करके मैच जितवाया था, आई थिंक लास्ट ईयर के आगाज़ में। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को पिंक बॉल में कभी किसी ने नहीं हराया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अब हारेंगे। गो के 334 रन बनाने के बाद भी अगर आप हार जाओ तो ये बड़ा शैमफुल होगा, क्योंकि गैबा के अंदर इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। जो रूट पहली इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में बड़ा क्विक कीपर के हाथ में कैच। वो थर्ड अंपायर बड़ा बिजी रहा है कल, तकरीबन हर दूसरा डिसीजन रिव्यू हो रहा था। और आखिर में जो विल जैक था उसके ऊपर भी एक अपील हुई, बट वो बैक पे बॉल लगा एंड देन लेग अंपायर ने कहा कि भाई ये नॉट आउट है। और फिर 134-35 ओवर के अख्ताम पर 6 खिलाड़ी आउट के साथ इंग्लैंड आज डे 4 का आगाज़ करेगी। उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, थर्ड ओडीआई जिसके अंदर आउटक्लास किया, 9 विकेट से इंडिया जीता, इसके ऊपर अलग से बात होगी। एंड देन न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो बड़ा ही अमेजिंग मैच था, अगर आप लोगों ने मिस किया तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, बिकॉज केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स ने एक हिस्ट्री सेट कर दी है अलॉन्ग विद शाई होप। उसके ऊपर बात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।